हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि कल हमने रिपोर्ट किया, जो LC-30 Mark 1A है, इनको समय पर HAL द्वारा बनाया जा रहा है और समय से 1 साल पहले ही सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करने का HAL का प्लान है और वो 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के प्रोडक्शन रेट के वजह से HAL द्वारा अचीव किया जाएगा। बाकी जो 30 Mark 1A का पहला एयरक्राफ्ट है, इसे आने वाले 4 से 6 महीने में बना लिया जाएगा और फिर डिफरेंट LRUs को इसमें लगाना चालू किया जाएगा सर्टिफिकेशन होने के साथ साथ। तो पहला एयरक्राफ्ट हो भी सकता है कि फरवरी 2024 में डिलीवर हो जाए या फिर कुछ महीने की डिले भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली सारे प्लेटफॉर्म समय से पहले डिलीवर हो जाएंगे, ऐसी न्यूज़ है। खैर, ये तो रही बात इंडियन एयरफोर्स द्वारा 30 Mark 1A को रिसीव करे जाने की। हमें आज डिस्कस करना है कि 30 Mark 1A इंडियन एयरफोर्स के लिए कितने क्रूशल होंगे और ये एयरफोर्स के लिए किस कैटेगरी में और कहां पर आकर बैठेंगे। तो अगर आप 30 Mark 1A की कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो यहाँ पर एक मॉडर्न AESA रडार लगा होगा जो कि इजरायली एल्टा ELM 2052 है। इस रडार की बात करें तो ये एक AESA रडार है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉडल्स इसमें दिए गए हैं। तो ये स्केलेबल रडार है और एयरक्राफ्ट की नोज कोन के हिसाब से और यूसेज के हिसाब से यहाँ पर TR मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि जो जैगुआर एयरक्राफ्ट हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है उसमें एक छोटा रडार लगा है, तो वहाँ पर TR मॉड्यूल्स भी कम है। वहीं पर जो LC-30 में 2052 लगाया जा रहा है, यहाँ पर TR मॉड्यूल्स 500 से 1000 के बीच में है। तो एयर टू एयर टारगेट्स के लिए यहाँ पर जो इफेक्टिव रेंज है ये 200 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। वहीं पर ये रडार एक बार में 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव रडार है और कुछ इनिशियल एयरक्राफ्ट में यही रडार यूज किया जाएगा। इसके बाद उत्तम AESA रडार को यूज किया जाएगा जिसकी परफॉर्मेंस इससे भी थोड़ी बेटर बताई जाती है। तो रडार के मामले में ये हमारे ज्यादातर प्लेटफॉर्म से बेटर होगा। इवन इसे खाली रफाल से ही नीचे रखा जाएगा, बाकी इंडियन एयरफोर्स के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे बेटर रडार 30 Mark 1A में ही लगा होगा। बाकी यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को भी यूज किया जाएगा जो कि एक्चुअली DRDO मेड है और AESA बेस्ड जैमर है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स पे बना है। तो DRDO का जो ASPJ है यानी कि एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है, ये भी काफी एडवांस है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया गया है कि ड्यूल रैक पाइलॉन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने में भी सक्षम होगा। तो ये 3 शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा और 2 से 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर हम 2 से 4 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 ड्रॉप टैंक भी यहाँ पर कैरी किए जा सकते हैं 2 मिसाइल्स की जगह पर, जो कि लॉन्ग एंड्योरेंस इन प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराएंगी। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि साइज के हिसाब से ये अच्छा खासा फ्यूल कैरी कर सकते हैं, जो कि अराउंड 2500 किलोग्राम्स का है इंटरनली। पर यहाँ पर इंटरनल फ्यूल पे कॉम्बैट रेंज आपको खाली 500 किलोमीटर की मिलती है। तो साइज लिमिटेशन यहाँ पर काउंट होता है, लेकिन इस चीज़ को एक्सटेंड करा जा सकता है 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स को यूज करते हुए। तो यहाँ पर 1200 लीटर के 2 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स लगाए जा सकते हैं जो कि इसकी कॉम्बैट रेंज को दुगना बना सकते हैं। लेकिन वहां पर भी एक पेनल्टी है कि आप एयर टू एयर मिसाइल्स कम कैरी कर पाएंगे, साथ ही साथ एक्स्ट्रा वेट आप कैरी करके चलेंगे जो कि मनोवरेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। बाकी सेंट्रल पाइलॉन में 800 लीटर या फिर 725 लीटर का एक ड्रॉप टैंक लगाया जा सकता है जो कि इसकी कॉम्बैट रेंज को 500 से 700 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड करने में सक्षम होगा। बाकी यहाँ पर नए वाइड बैंड रडार वार्निंग रिसीवर्स को लगाया जा रहा है जो कि बेटर अवेयरनेस इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाया जा रहा है। बात करें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की तो इसके कम चांसेस है कि इनको लगाया जाएगा। हाँ, यहाँ पर पॉड बेस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को लगाया जा सकता है, पर हमारे हिसाब से ये चीज़ इंटरनली लगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो बड़े अपग्रेड मिलेंगे ये आपको वेपन पैकेजेस में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत ये अस्त्र Mark 1 जैसी मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम होगा, बाद में अस्त्र Mark 2 जैसी मिसाइल्स को फायर करेगा और यहाँ पर एयर टू सरफेस ऑपरेशन के लिए हैमर और JDAM जैसे स्मार्ट म्यूनिशंस को भी लगाया जाएगा। तो अगर आप एडवांस फीचर्स के हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो ये रफाल के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे एडवांस प्लेटफॉर्म होगा। पर फिर सवाल ये उठता है कि क्या ये इंडियन एयरफोर्स के लिए रफाल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म भी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये तब भी उसी पोजीशन में रहेगा जिस पोजीशन में आज के 30 Mark 1 है, जो कि मोस्टली पॉइंट डिफेंस के रोल के लिए है और बाकी ओकेजनल ग्राउंड अटैक ऑपरेशंस के लिए है।
तो एक प्लेटफॉर्म की वर्सेटैलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि ये प्लेटफॉर्म कितना वेपन पेलोड कैरी कर सकता है और कितनी एंड्योरेंस के साथ आता है। ऑल्दो तेजस मार्क 1A जो है ये लोअर रडार क्रॉस सेक्शन के साथ एयर टू एयर कॉम्बैट में एक इफेक्टिव फाइटर साबित होगा, पर इसकी लोअर एंड्योरेंस इसके खिलाफ जाती है। इंटरनल फ्यूल पे जो कॉम्बैट रेंज जैसे कि हमने डिस्कस किया खाली 500 किलोमीटर की मिलती है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पर रेंज को एक्सटेंड करना है तो ड्रॉप टैंक यूज करने पड़ेंगे जो कि इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी को नीचे लेकर आएंगे। तो 2 BVR मिसाइल के साथ वैसे भी आप BVR कॉम्बैट में लंबे समय तक के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। बाकी जो ड्यूल रैक पायलॉन्स लगाए जा रहे हैं ये मोस्ट लाइकली ये क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स के लिए हैं, जिसमें SRAM लगाई जाएंगी। अगर अस्त्र मिसाइल के साथ भी इन ड्यूल रैक पायलॉन्स को यूज किया जाता तो हो सकता है कि एक बार में 4 BVR मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होते, लेकिन फिलहाल के लिए इसके इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा होता है तो ये डेफिनेटली इसे एक एडवांटेज देंगे, क्योंकि अभी तक जो हमें कॉन्फ़िगरेशन दिखी है उसमें एक ही ड्यूल रैक पायलॉन को यूज किया जा रहा है, जहां पर 2 SRAM मिसाइल को लगाया गया है, और वहीं पर जो दूसरी साइड का आउटपोर्ट पायलॉन है वहां पर एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को लगाया जाएगा। तो यूजुअली क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कम नंबर में कैरी करी जाती हैं, क्योंकि डॉग फाइट के चांसेस आजकल की BVR कॉम्बैट में कम ही नजर आते हैं। साथ ही क्योंकि यहाँ पर रेंज कम है, इसलिए लॉन्ग रेंज पेट्रोल, डीप स्ट्राइक मिशन, इंटरडिक्शन मिशन भी इन प्लेटफॉर्म के लिए आइडियल नहीं है। करे तो जा सकते हैं, ड्रॉप टैंक लगाकर रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है, पर आइडियल नहीं है। तो ये रफाल के बाद हमारे सबसे एडवांस फाइटर तो होंगे, पर साइज लिमिटेशन यहाँ पर इसकी ऑपरेशनल वर्सेटैलिटी को अफेक्ट करेगी। तो हमें तेजस मार्क 1A तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि मिराज 2000 और MiG-29, इनको भी एडवांस एवियोनिक्स से हमें अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये कम से कम 10 से 12 साल और सर्विस में रहेंगे जब तक तेजस मार्क 2 इनको कम्प्लीटली रिप्लेस करना चालू नहीं कर देते। और इनको रेलेवेंट रखने के लिए हमें आज के हिसाब से इनको अपग्रेड करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हमें अपने इंडिजिनस वेपन्स तो यहाँ पर लगाना ही है, साथ ही साथ एडवांस एवियोनिक्स को भी हमें यहाँ पर लगाना चाहिए। तो MiG-29 के केस में हम ये चीज़ कर सकते हैं, उत्तम के वेरिएंट्स लगाए जा सकते हैं। वहीं पर मिराज 2000 की बात करें तो इनके अपग्रेड्स अभी भी चल ही रहे हैं, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा पे किया हुआ है और आज के हिसाब से रेलेवेंट भी नहीं है। इवन फ्रेंच एयरफोर्स खुद अपने मिराज 2000 रफाल से रिप्लेस कर रही है। तो जो हमारी अपग्रेड चॉइसेस थी ये बिल्कुल भी फ्यूचर को दिमाग में रख के नहीं करी गई थी। हमने वहां पैसा डाला है जहां पर रेलेवेंस जो है 5 से 7 साल रहने वाला है। तो तेजस मार्क 1A के साथ एक्चुअली हम सही डायरेक्शन में गए हैं, पर बाकी प्लेटफॉर्म्स के जो अपग्रेड हैं ये बेहतर हो सकते थे। अगर MiG-29 और मिराज 2000 के अपग्रेड में डिले हुई होती और वहां पर अपग्रेड के लिए इंडिजिनस ऑप्शंस को ऑप्ट किया गया होता तो वो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि MiG-29 और मिराज 2000 हमारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल प्लेटफॉर्म है। खैर एटलीस्ट MiG-21 बाइसन के रिटायर होने पर और तेजस मार्क 1A जैसे प्लेटफॉर्म के रिसीव किए जाने के बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट जरूर मिलेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।